हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको डाकू महाराज मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इस फिल्म की कहानी काफ़ी शानदार है और इसमें ट्विस्ट और टर्न्स की भरमार है। हालांकि फिल्म में कुछ भी बहुत नया नहीं है, लेकिन उसे जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है और इसके एक्शन सीन्स दोनों ही कमाल के हैं। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए सीधा कहानी पर आते हैं। मूवी की शुरुआत होती है 3-4 ट्रक भरे गुंडों के जंगल में दाखिल होने से। इनसे पुलिस भी खौफ खाती है, क्योंकि ये लोग वहां शिकार करने पहुंचे थे, लेकिन किस्मत ने पलटी मारी और वे खुद शिकार बन गए। उन्हें जिंदा जला दिया जाता है और यह मंजर वाकई हैरान कर देने वाला है। इस घटना के बाद गुंडे अपने मालिक को बुला लेते हैं और अब उसके साथ 1-on-1 फाइट की बारी आती है। लेकिन तभी फिल्म फ्लैशबैक में चली जाती है। फ्लैशबैक में वैष्णवी अपनी पप्पी के साथ कहीं जा रही होती है। रास्ते में पप्पी एक खरगोश का पीछा करते हुए गड्ढों के एरिया में पहुंच जाता है। वहां एमएलए का भाई मनोहर जानवरों की तस्करी कर रहा होता है। पप्पी के भौंकने पर मनोहर उसे बेरहमी से मार डालता है। वैष्णवी की मां की मौत पहले ही हो चुकी थी और अब उसके पप्पी की मौत उसकी आंखों के सामने हो जाती है। यह देखकर वैष्णवी का दिल टूट जाता है। इसके बाद वैष्णवी के नाना जी कृष्णमूर्ति इस अन्याय के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वे मनोहर की एनिमल स्मगलिंग को रोकने के लिए शिकायत दर्ज करवा देते हैं। हालांकि उनकी फैमिली एमएलए के खिलाफ जाने से मना करती है, लेकिन कृष्णमूर्ति अपने आदर्शों पर अडिग रहते हैं। वे अपनी राज्य में किसी भी गलत काम को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके बाद कहानी में त्रिमूर्तुलु की एंट्री होती है, जो एमएलए है। पहले वह कसाई का काम करता था, लेकिन अब राजनीति में आकर जानवरों के साथ साथ इंसानों की भी जान लेता है। जो भी उसके खिलाफ खड़ा होता है वह उसे खत्म कर देता है। पुलिस उसके भाई को अरेस्ट करने नहीं, बल्कि उसे यह खबर देने आती है कि कृष्णमूर्ति ने उसके भाई के खिलाफ कोर्ट में शिकायत दर्ज करवा दी है। त्रिमूर्तुलों के टी स्टेट को भी सीज कर दिया जाता है, क्योंकि वहां जानवरों की तस्करी हो रही थी। इसे रोकने के लिए उन जगहों पर सीआरपीएफ को तैनात कर दिया गया है। त्रिमूर्तुलु कृष्णमूर्ति को डराने के लिए स्कूल जाता है और अपनी ताकत दिखा करके केस वापस लेने की धमकी देता है, लेकिन कृष्णमूर्ति पीछे हटने वाले नहीं हैं। वे मनोहर को सही रास्ते पर लाने का फैसला करते हैं। त्रिमूर्तुलु कृष्णमूर्ति को उनकी बड़ी बेटी की याद दिलाकर ताना मारता है, जो लव मैरिज के बाद परेशान होकर सुसाइड कर चुकी है। वैष्णवी उसकी बेटी है। त्रिमूर्तुलु उन्हें यह कह करके धमकाता है कि जो अपनी बेटी को सही रास्ते पर नहीं ला सके, वे उसके भाई को क्या सिखाएंगे। इसके बाद त्रिमूर्तुलु अपने गुंडों को लेकर कृष्णमूर्ति की गाड़ी पर हमला करवाता है। हालांकि वह सिर्फ वार्निंग देने के लिए ऐसा करता है। अगर कृष्णमूर्ति ने शिकायत वापस नहीं ली तो अगली बार वैष्णवी को मार दिया जाएगा। यहाँ तक कि डीआईजी भी कृष्णमूर्ति को केस वापस लेने की सलाह देता है, लेकिन जब वे नहीं मानते तो उनकी सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। अभी वैष्णवी के घर का एक सर्वेंट गोविंद अपनी मां शारदा को कॉल करके खबर देता है कि वैष्णवी की जान को खतरा है और उसे ये जानकारी तुरंत महाराज तक पहुंचानी चाहिए। वही महाराज को तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया जा रहा है, जहां उनके दुश्मन कभी भी हमला कर सकते थे। और हुआ भी ऐसा ही। डाकू उन पर हमला करने नहीं आए थे, बल्कि उन्हें भगाने के लिए आए थे। ये सभी महाराज के अपने लोग थे। जब महाराज वैष्णवी के पास ड्राइवर बनकर पहुंच जाते हैं, एसआई जो वैष्णवी की सिक्योरिटी कर रही थी, वह महाराज की गन की नॉलेज से प्रभावित हो जाती है, लेकिन महाराज का ध्यान केवल वैष्णवी पर होता है। वह वैष्णवी को इस तरह से देख रहे थे जैसे वह उनकी अपनी ही बेटी हो। अब महाराज के लिए ड्राइवर की नौकरी मिलेगी या नहीं, यह पूरी तरह से वैष्णवी पर निर्भर करता है। वैष्णवी पहले महाराज से एक ट्रिकी सवाल पूछती है और फिर उसे गाड़ी चलाने के लिए कहती है। महाराज न सिर्फ सवाल का सही जवाब देता है, बल्कि अपनी ड्राइविंग स्किल्स से वैष्णवी को हंसी से लोट-पोट कर देता है। इसके बाद वैष्णवी उसे अपना ड्राइवर रख लेती है। वही स्टीफन, जो स्पेशल टास्क फोर्स में है, गुंडों को अरेस्ट करने के बजाय उनका एनकाउंटर करता है, क्योंकि उसे गुंडों को जेल में नहीं डालना होता। अब स्टीफन को डाकू महाराज को ढूंढकर जेल में वापस डालने का काम सौंपा जाता है, लेकिन स्टीफन फिर से एनकाउंटर करने का फैसला करता है। इस बीच महाराज ने रात के समय मनोहर को ढूंढकर उसे पुलिस के पास सरेंडर करा दिया। महाराज को यह भली बात ही पता था कि वैष्णवी को कम बल्कि त्रिमूर्तुलु से ज्यादा खतरा है, इसलिए उसने मनोहर को जेल भेजने का फैसला किया।
वहीं स्टीफन जेल में महाराज के बारे में जानकारी इकट्ठा करने आता है और वहां उसे महाराज के बारे में सिर्फ अच्छी बातें ही सुनने को मिलती हैं, जैसे कि वह देवी माँ की ड्राइंग बनाता था, मेडिटेशन करता था, और एक बार जब कैदियों ने दीवार तोड़ी थी तो महाराज ने न सिर्फ खुद भागने की कोशिश नहीं की बल्कि किसी को भी भागने नहीं दिया। इसका मतलब साफ था, महाराज पैसे या पावर के लिए नहीं भागेगा। वह तो खुद सरेंडर कर चुका था और उसकी फैमिली जरूर किसी बड़ी परेशानी में फंसी होगी। इसके बाद स्टीफन को एक कैदी से पता चलता है कि कुछ दिनों पहले शारदा महाराज से मिलने जेल आई थी, लेकिन शारदा का एड्रेस जेल के रिकॉर्ड्स में नहीं था, जिससे स्टीफन को कोई ठोस क्लू नहीं मिल पाता। उधर वैष्णवी महाराज के साथ सुरक्षित और खुश रहने लगी थी, लेकिन त्रिमूर्तुलु ने कृष्णमूर्ति के स्कूल के बच्चों को मारने का एक खतरनाक प्लान बनाया ताकि कृष्णमूर्ति केस वापस ले ले। त्रिमूर्तुलु के लोगों ने बच्चे के खाने में जहर मिला रहे थे, लेकिन महाराज ने सभी गुंडों को अस्पताल भेज दिया। फिर उसने त्रिमूर्तुलु को कॉल करके चेतावनी दी कि वह आगे से वैष्णवी और उसके फैमिली से दूर रहे, वरना उसे जान से मार डालेगा। त्रिमूर्तुलु ने अपने आदमियों को इस सीक्रेट शख्स के बारे में जानकारी जुटाने का आदेश दिया, जो उसकी योजनाओं को नाकाम कर रहा था और वैष्णवी की जान बचा रहा था। इसी दौरान स्टीफन महाराज के पुराने केस की फाइल्स देख रहा था। इन फाइल्स के अनुसार महाराज की वजह से एक मंत्री का पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया था। स्टीफन फिर उसी मंत्री के पास जाता है जो महाराज का दुश्मन था और उससे महाराज के सभी आदमियों का नाम पूछता है। उसे उम्मीद होती है कि उस मंत्री को महाराज के आदमियों के बारे में सब कुछ पता होगा और वह जानकारियों की खोज जारी रखता है। गोविंद गुज्जर जो महाराज का राइट हैंड है और शारदा गुज्जर से मिलने जेल आई थी, यह सब स्टीफन के लिए अगला बड़ा क्लू बन जाता है। गोविंद की मां से स्टीफन को गोविंद का एड्रेस मिल जाता है। इस बीच त्रिमूर्तुलु अपने भाई से पूछता है कि वह कौन था जिसने मनोहर को सरेंडर कराया था, लेकिन मनोहर न तो महाराजा का नाम जानता था और न ही उसकी पहचान। तभी त्रिमूर्तुलु को जेल में शिमला से अपने बॉस का फोन आता है, जिसमें उसे कोकीन की खेती के लिए टी स्टेट्स की यार्ड में काम करने की बात बताई जाती है। त्रिमूर्तुलु अब करोड़ों रुपए के माल को सीज होने के कारण दबाव में आ जाता है और उसे 2 दिन में कोकीन काटकर डिलीवर करने का आदेश मिलता है, वरना उसे जान से मारने की धमकी दी जाती है। अब त्रिमूर्तुलु के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वह अपने गुंडों को वैष्णवी को किडनैप करने भेज देता है, लेकिन इस बार महाराज वैष्णवी के साथ था और उसने उन गुंडों से लोहा लेकर वैष्णवी को बचा लिया और सभी को मार डाला। हालांकि गाड़ी खराब होने के कारण उन्हें रात भर जंगल में रुकना पड़ता है, लेकिन वैष्णवी अब किसी से नहीं डरती क्योंकि उसके पास महाराज जैसे शक्तिशाली शख्स थे। अगले दिन महाराज त्रिमूर्तुलु के अड्डे पर जाता है और उसके सारे आदमियों को खत्म कर देता है। महाराज को यह भी पता चल जाता है कि त्रिमूर्तुलु टी स्टेट में कोकीन की खेती कर रहा था। वह त्रिमूर्तुलु को मारने के बजाय उसके बॉस को यहाँ बुलाने की सलाह देता है ताकि वह उनसे सीधी डील कर सके। महाराज वैष्णवी के साथ वापस लौटता है और इसी दौरान स्टीफन वहीं आ जाता है। स्टीफन को शारदा से महाराज के बारे में सारी जानकारी मिल चुकी थी और वह चाहता तो सच्चाई को सबके सामने लाकर महाराज को पकड़ सकता था, लेकिन स्टीफन को यह भी समझ में आ गया था कि महाराज यहाँ क्या करने आया है। इसलिए वह महाराज को अरेस्ट करने का फैसला करता है, लेकिन बाकी परिवार को झूठे बहाने से बचाकर सुरक्षित रखने की कोशिश करता है। दूसरी ओर त्रिमूर्तुलु ठाकुर से फाइट करता है क्योंकि अब ठाकुर उससे पार्टनरशिप खत्म कर कृष्णमूर्ति के साथ काम करने वाला था। इस लड़ाई में त्रिमूर्तुलु की जान चली जाती है और उसके गुंडे टी स्टेट में जाकर सीआरपीएफ के सोल्जर्स को मार डालते हैं और कोकीन काटकर ट्रक में भर लेते हैं। इसी दौरान कृष्णमूर्ति के घर पर भी गुंडों का हमला होता है, लेकिन गोविंद और महाराज के सैनिक वैष्णवी के परिवार की रक्षा करते हैं। फिर महाराज की एंट्री होती है और वह स्टीफन के बॉस को बंदूक की नोक पर पकड़कर स्टीफन से कहता है कि वह उसे जाने दे। महाराज जानता था कि त्रिमूर्तुलु इस रात किसी भी वक्त हमला करेगा। वह सभी गुंडों को मारता है, फिर टी स्टेट में जाकर सभी माल और गुंडों को आग लगा देता है। इसके बाद ठाकुर को खुद वहां आना पड़ता है और जब वह महाराज को देखता है तो उसे पहचान लेता है। दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी का सामना होता है और इस फाइट में महाराज को गोली लग जाती है। फिर भी महाराज अकेले 100 से ज्यादा लोगों को मार डालता है और ठाकुर को भी हराकर जीतता है। अगले दिन स्टीफन महाराज का इलाज कराता है,
लेकिन वह डॉक्टरों को एनेस्थीसिया की ओवरडोज देने को कहता है ताकि महाराज को तिहाड़ जेल में ले जाया जा सके। स्टीफन को लगता है कि एनेस्थीसियस की ओवरडोज से महाराज की मौत हो सकती है, लेकिन महाराज का शरीर एक वाइल्ड एनिमल जैसा है, उसे गोली लगी हुई है, 16 घाव के निशान हैं, फिर भी वह जिंदा है और स्टीफन को लगता है कि एनेस्थीसिया का भी महाराज पर कोई असर नहीं होगा। फिर कृष्णमूर्ति गोविंद से पूछता है कि महाराज कौन है और क्यों उसकी फैमिली गांव वालों की मदद कर रही है। गोविंद ने बताया कि ये सभी डाकू एक ऐसे इलाके से हैं जहां पानी सिर्फ एक बार हफ्ते में आता है और इसके लिए भी सिक्के देने पड़ते हैं। ठाकुर लोग उन गांव वालों को अपनी माइनिंग वाली जगह पर मजबूर करके काम कराते हैं। ठाकुर के 3 भाई हैं जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए लोगों को गुलाम बना लेते हैं और कभी भी किसी की जान ले सकते हैं। ठाकुर लोग माइनिंग से मार्बल्स निकालकर विदेशों में भेजकर पैसा कमा रहे हैं। इसी बीच गांव वालों को एक सिविल इंजीनियर सीताराम के बारे में पता चलता है जो देश के विभिन्न हिस्सों में पानी पहुंचाने का काम कर रहा है। गांव वाले उसे अपने इलाके में आकर उनकी समस्या को हल करने के लिए कहते हैं। सीताराम अपनी पत्नी कावेरी के साथ वहां पहुंचता है, लेकिन कावेरी प्रेग्नेंट है और इस लव मैरिज से खुश नहीं है, इसलिए वह सीताराम से बात नहीं करती। सीताराम फिर भी उसे समझाता है कि जब उनका बच्चा होगा तो वह सब समझ जाएगी। सीताराम गांव वालों की मदद करने का प्लान बनाता है। गांव के पास से एक नदी बहती है और सीताराम ने उस नदी पर डैम बनाने का प्लान तैयार किया। वह कलेक्टर को अपने प्लान के बारे में बताता है, लेकिन एक समस्या है। डैम बनाने वाली जगह पर ठाकुरों की माइनिंग साइट है। ठाकुर उस इलाके को कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन अगर कलेक्टर आदेश देता है तो ठाकुरों को मानना पड़ेगा। फिर बलवंत ठाकुर सीताराम को अपने घर बुलाता है क्योंकि कलेक्टर बलवंत की पत्नी है और वह कभी भी डैम का आदेश जारी नहीं करेगी। बलवंत सीताराम को डराने धमकाने लगता है, लेकिन सीताराम ने साफ कहा कि वह बिकने वाला नहीं है और कलेक्टर से ईमानदारी से काम करने की बात करके वहां से चला जाता है। इसके बाद सीताराम इरिगेशन मिनिस्टर से मदद मांगने जाता है, लेकिन उसे रोज भगा दिया जाता है, यह कहकर कि वह मिनिस्टर व्यस्त है। आखिरकार सीताराम ने मिनिस्टर से लड़कर बात की और गांव वालों की एक पिटीशन दिखाई। मिनिस्टर ने आखिरकार मदद करने की सहमति दी। इस बीच गांव वालों को यह खबर मिलती है कि वे दिल्ली गए थे तो ठाकुरों ने गांव वालों को मार डाला, छोटे बच्चों तक की हत्या कर दी ताकि कोई भी गांव वाला शिकायत करने की हिम्मत न करे। जब सीताराम वापस आया तो एक बच्ची की सांसें चल रही थी। उसने सब कुछ बताया कि कैसे ठाकुरों ने गांव वालों की हत्या की। अब गुंडे सीताराम और गांव वालों को मारने के लिए वहां मौजूद थे। सीताराम को गुस्सा आ जाता है और वह ठाकुर के गले को काट देता है। गांव वालों को सीताराम में अपनी पहचान दिखने लगती है। डाकू महाराज जो गांव वालों के हक के लिए शहीद हो गया था, अब सीताराम भी उन्हीं के हक के लिए लड़ रहा था। सीताराम सीधे ठाकुरों की हवेली पर जाता है और वहां एक ठाकुर को मार डालता है। बाकी 2 ठाकुर इससे अजनबी नहीं थे। कलेक्टर ने सीताराम को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन सीताराम ने बताया कि ठाकुरों ने पूरे गांव को नष्ट कर दिया था। एक बच्ची जो पानी के लिए तड़प रही थी पर पेशाब किया था। इसके बाद सीताराम ने बताया कि यह मारना गलत नहीं था। सीताराम अब डाकू बनकर छिपा रहेगा ताकि गांव वालों के लिए मार्बल्स को बाहर भेजने से रोक सके। बलवंत को सीताराम के डर से अपनी मौत का इंतजार करने की सलाह दी गई है। जब बलवंत ने अपने भाई की लाश देखी तो वह पागल कुत्ते की तरह सीताराम को ढूंढने लगा। उसने गांव वालों को मारकर उन्हें तड़पा तड़पा कर महाराज के बारे में पूछताछ की, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चला। उधर महाराज ने मार्बल से लदे ट्रकों पर हमला कर इनका काम बंद कर दिया था। वह अब अपनी आर्मी को गन चलाना सिखा रहा था। एक ठाकुर ने कावेरी को बस में पकड़ लिया जब वह अपने घर जा रही थी ताकि महाराज को ठिकाने का पता चल सके। यह महाराज का ही प्लान था कि कावेरी को बस में भेजकर ठाकुर का ठिकाना पता चले। जब महाराज ने इस ठाकुर को मार डाला तो बस बलवंत ही बचा था। अब महाराज के खिलाफ गिरफ्तारियों के वारंट जारी हो गए थे। अगर किसी गांव वाले ने महाराज के बारे में जानकारी दी तो उसे 1 लाख का इनाम मिलने वाला था। बलवंत को किसी से यह जानकारी मिली कि कावेरी मंदिर में पूजा करने आएगी और उसने अपने आदमी भेजे ताकि कावेरी को पकड़कर उसे मार डाला जाए। कलेक्टर भी वहां थी और कावेरी की मदद करती है, यह बताते हुए कि उसी ने सीताराम और कावेरी के बारे में गांव वालों को सूचित किया था। सीताराम का मकसद सिर्फ गांव वालों को पानी देना था।
कलेक्टर ने महाराज को धन्यवाद कहा, लेकिन फिर बलवंत ने कलेक्टर की कॉल को इंटरसेप्ट किया। बलवंत ने कलेक्टर के आदमी से कन्फेशन वाली टेप लाने को कहा और अगर नहीं लाया तो कलेक्टर को मार डाला जाएगा। अब एक तरफ गांव वाले थे और दूसरी तरफ महाराज की बहन, जो गांव वालों के लिए अपनी जान देने वाली थी। बलवंत ने अपनी बच्ची की कोई परवाह नहीं की और उस पर हमला कर दिया। यह कहानी एक जबरदस्त एक्शन और इमोशन से भरी हुई है, जहां सीताराम और महाराज की ताकतवर जंग के बीच गांव वालों के हक के लिए संघर्ष चलता है। कलेक्टर का अपनी बच्ची को बचाने की कोशिश, बलवंत के नापाक इरादे और अंत में महाराज का बलवंत को मारना पूरी फिल्म को एक तीव्र और रोमांचक मोड़ देता है। साथ ही कलेक्टर के द्वारा डैम बनवाने का निर्णय और महाराज का सरेंडर करना कहानी में एक मजबूत नैतिक संदेश देता है कि सही के लिए संघर्ष हमेशा जीतता है। दोस्तों, इस कहानी का समापन एक संतोषजनक हैप्पी एंडिंग के साथ होता है, जहां महाराज की पूरी यात्रा और संघर्ष का मूल्य साबित होता है। फिल्म की क्लाइमेक्स फाइट और बलवंत के खिलाफ जीत दर्शकों को उत्साहित और खुश करती है। इसके अलावा कलेक्टर का वादा और स्टीफन का महाराज की तरफ झुकाव दर्शाते हैं कि हर अच्छे काम के बाद एक नई शुरुआत होती है। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को एक बार लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सीधे आपको मिल सके। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट मूवी की एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, अलविदा।